हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक है ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस। कि ज्वालामुखी होते क्या है। देखो, भूकंप और ज्वालामुखी ये पृथ्वी के बारे में जानने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, क्योंकि ये पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को जानने में हमारी मदद करते हैं। इससे हमें सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। इनको एंडोजेनेटिक फोर्सेज है वो कहा जाता है, यानी अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। अब इसमें आता है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूतल पर घटने वाली, यानी ज्वालामुखी भूतल के ऊपर घटने वाली एक आकस्मिक और भयानक घटना है। आकस्मिक, अचानक, और एक बड़ी ही भयानक घटना है। यह अचानक घटती है। अब वॉरचेस्टर के अनुसार, यानी वॉरचेस्टर जियोग्राफर हैं, उन्होंने ज्वालामुखी की एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है, यानी एक ज्वालामुखी प्राय एक गोल छिद्र होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा, शैलखंड आदि भूतल पर विस्तृत होते हैं। कि ज्वालामुखी एक गोलाकार छिद्र होता है जिसमें जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से अत्यंत तप्त गैस, जल, लावा हैं, ये भूतल के ऊपर विस्तृत मात्रा में प्रकट होते हैं। जैसे कि देखो, ये डायग्राम इस डायग्राम में बताया गया है, ये ज्वालामुखी की रचना है। ये ज्वालामुखी चिमनी, यानी इसके माध्यम से जो लावा है वो भूतल के ऊपर प्रकट होता है, और दोनों साइड यूं लावा फैलता रहता है और उसका जमाव है वो होता रहता है। जैसे ये जमाव है, इसको हमने सामग्री की परतें, यानी उससे जो शैल, चट्टानी जो पिघल कर लावा के रूप में बाहर आती है, वो लावा जम जाता है, तो उससे जो सामग्री है वो जमती है। ये सामग्री है, ये लावा का प्रवाह है। ये लावा ऐसे फ्लो करता है। ये शिलाखंड, यानी उससे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे काफी ज्यादा क्वांटिटी में बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, और विस्फोट इतनी भयंकर होता है कि वो आकाश में काफी ऊंचाई तक है, वो पत्थर के टुकड़े हैं वो ऊपर उछलते हैं। ये गौण शंकु, जब ज्वालामुखी यहां से कोई छिद्र हो जाता है और इस नली के माध्यम से जो ज्वालामुखी है वो निकलता रहता है, तो एक शंकु का निर्माण होता है जिसको गौण शंकु है वो कहा जाता है। ये ज्वालामुखी, और ये जो वीवर यानी इसका बड़ा रूप है वो क्रेटर भी कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी यहीं से शांत हो जाता है और ये यहीं पर ब्लॉक हो जाती है, तो ये क्रेटर झील का रूप, बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है और ये क्रेटर है, ये एक झील का रूप है वो धारण कर लेता है। अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी की संरचना। भूतल के जिस मुंह से, यानी भूतल के, ये भूतल है कि इस मुंह से, जिस मुंह से राख, गैस, वाष्प और शिलाखंड पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। यानी ये छिद्र, इससे राख, गैस, वाष्प और शिलाखंड ये बाहर निकलते हैं, तो इसको ज्वालामुखी छिद्र है वो कहा जाता है। इस छिद्र के चारों ओर निकली हुई सामग्री के जमा होने से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। यानी इस छिद्र से चारों ओर ये लावा निकलता है और ये सामग्री, ये ऊपर जो शिलाखंड होते हैं ये आसमान में ऊपर उछलते हैं और फिर वापस नीचे गिर जाते हैं, तो इसके आसपास गिरते हैं, तो सामग्री है ये जमा हो जाती है, और इस सामग्री के जमा होने से जिस शंकु का निर्माण होता है उसको हम शंकु, ज्वालामुखी शंकु है कहा जाता है। इस जमाव के बड़ा व ऊंचा होने पर, अब ये जो जमाव है ये काफी बड़ा हो जाता है और ये हाइट में ज्यादा हो जाता है, होने पर शंकु पर्वत का रूप धारण कर लेता है। अब ये जमाव है, ये ज्वालामुखी है वो, कई ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस है, वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, लावा है वो निरंतर बाहर निकलता रहता है, तो ये जमाव है, ये सामग्री जमा होती रहती है और सामग्री जमा होकर काफी ऊंचा हो जाता है, शंकु है वो काफी ऊंचा हो जाता है, तो इस शंकु को हम ज्वालामुखी पर्वत है वो कहा जाता है। जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं छिद्र से जुड़ी जिस
प्राकृतिक नली से, यानी ये छिद्र से जुड़ी जिस प्राकृतिक नली से, एक नली है, प्राकृतिक नली से मैग्मा इत्यादि का निकास होता है, उसे ज्वालामुखी नली या चिमनी कहा जाता है। यानी इस नली को, ये मैग्मा चैम्बर है नीचे, ठीक है, इस मैग्मा चैम्बर से, इस नली के माध्यम से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता रहता है और चारों ओर जमा होता रहता है। तो इसको ज्वालामुखी चिमनी या ज्वालामुखी नली या चिमनी है वो कहा जाता है, क्योंकि इससे निरंतर जो मैग्मा है वो भूतल के ऊपर प्रकट होता रहता है। चिमनी के ऊपर कटोरे जैसी आकृति का एक घेरा बनता है जिसे क्रेटर या वीवर कहा जाता है। यानी चिमनी के ऊपर, यानी कटोरे जैसी आकृति का एक घेरा बनता है जिसे वीवर या क्रेटर है कहा जाता है। ये गोल टाइप का हो जाता है, कटोरे जैसी आकृति इसकी बन जाती है, इसलिए इसको वीवर या क्रेटर है वो कहा जाता है। जिस क्रेटर के अत्यधिक विस्तृत हो जाने पर उसे काल्डेरा कहते हैं। अच्छा, ये क्रेटर का आकार काफी बड़ा हो जाता है, यानी ये अत्यधिक विस्तृत और बड़ा हो जाता है, तो इसको काल्डेरा है वो कहा जाता है। कई बार मैग्मा मुख्य नली के दोनों या एक और रंध्रों में होकर बाहर निकलता है और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करता है, इन्हें गौण शंकु कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि मैग्मा ये मुख्य नली से बाहर ना निकलकर इधर से नलियां बन जाती है। ये पृथ्वी के जो कमजोर भाग होते हैं उनके माध्यम से दरारी उद्भेदन हो जाता है, इन दरारी उद्भेदन के माध्यम से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और यहाँ पर जो लावा है वो जमा होता रहता है, तो ये छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करता है जिनको गौण शंकु है वो कहा जाता है। और क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट वहीं पर ज्यादा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जहां पर कमजोर भाग होते हैं पृथ्वी को, उनको तोड़कर लावा है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर प्रचंड वेग से जो लावा होता है वो भूतल पर आने का प्रयास करता रहता है, और जहां पर भी उसको थोड़ी सी ये कहीं कि थोड़ा सा स्पेस मिलता है या दरारें मिलती हैं, उन भागों को तोड़कर बाहर जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट है वो होते रहते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर है वो कहा जाता है, क्योंकि वहां हर 5 मिनट में विस्फोट है वो होता रहता है और आसमान में रोशनी है वो होती रहती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ज्वालामुखी से निक्षिप्त पदार्थ, यानी मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनोज, कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उनसे कौन कौन से मटेरियल हैं वो बाहर निकलते हैं। कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर आपकी गैसें, लिक्विड और सॉलिड तीनों जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। अब इसमें पहले आता है गैसें, कि कौन कौन सी जो गैसेज हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर बाहर निकलती हैं। कि गैसों में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो भाप का होता है, 80 से 90% जो भाप है वो बाहर निकलती है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर। गैसों में भाप का सबसे अधिक महत्व होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 80 से 90% अंश भाप का होता है। कि ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उनमें 80 से लेकर 90% का जो अंश होता है, यानी जो परसेंटेज होता है वो भाप का होता है। भाप के अलावा इसके अतिरिक्त इन गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जैसी लपटें उठती हुई प्रज्वलनशील, यानी जो जल्दी ही आग पकड़ लेती हैं, प्रज्वलनशील गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। यानी भाप के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। इन गैसों के अलावा और भी गैसें निकलती हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक व कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन आदि सम्मिलित होती हैं। यानी वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर काफी जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं, और ये गैसें हैं ये बहुत ज्यादा प्रज्वलनशील होती हैं और ये बाहर वायुमंडल के संपर्क में आने पर ही ये आग पकड़ लेती हैं। और जैसे सबसे ज्यादा जो गैसों का परसेंटेज होता है वो भाप का परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका तरल पदार्थ, यानी लिक्विड मटेरियल। ज्वालामुखी से अंगारे की तरह, यानी बिल्कुल एकदम रेड अंगारे की तरह दहकता हुआ जो लावा है वो बाहर निकलता है और उसके संपर्क में जो भी आता है वो जल जाता है। और कई बार लावा के साथ साथ उबलता हुआ जो पानी है
वो भी बाहर निकलता है। लावा की गति भूमि के ढाल और लावा में सिलिका के अंश पर निर्भर करती है। अब लावा की जो गति है, जैसे ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये लावा दोनों साइड निकलना स्टार्ट हुआ, इसकी जो गति है ये एक तो इस बात पर निर्भर करेगी कि स्लोप ग्रेडियंट कैसा है, कि ये ढाल, भूमि का ढाल कैसा है। अगर स्लोप हाई है तो लावा की जो स्पीड है वो तेज होगी, अगर स्लोप स्लो है तो लावा की स्पीड भी धीरे धीरे जो लावा है वो आगे बढ़ेगा। अब लावा भी एक दो प्रकार का होता है, यानी पैटिक लावा, एसिड लावा और बेसिक लावा। ठीक है, अब एसिड लावा में क्या होता है कि उसमें सिलिका की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, तो वो पतला होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, तरल ज्यादा होता है, तो वो जैसे ही उसको ढलान ज्यादा मिलता है तो ढलान के साथ बहना है वो स्टार्ट कर देता है, उसकी स्पीड है वो तेज होती है। और जो बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा है वो कम होती है, वो गाढ़ा होता है और वो ढलान के साथ धीरे धीरे है वो बहता है। ठीक है, अब लावा के आधार लावा पर भी लावा दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले मैंने आपको बताया एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा, इस लावा में सिलिका का अंश यानी 75% से अधिक होता है, यानी इसमें 75% से ज्यादा सिलिका की क्वांटिटी है वो होती है। अधिक गाढ़ा होने के कारण यह लावा धीरे धीरे बहता है। इसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण यह गाढ़ा होता है, और अधिक गाढ़ा होने के कारण यह धीरे धीरे है वो फ्लो करता है, क्योंकि गाढ़ी चीज है, अगर उसको आप ढाल ज्यादा मिलेगा तो भी उसकी स्पीड है वो इतनी इंक्रीज नहीं हो पाएगी जितने उसके कंपैरिजन में अगर कोई चीज पतली है उसकी पानी की स्पीड है वो तेज होगी। और पानी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें जैसे अपने दही की तरह चिपचिपा सा और गाढ़ा हो कर्ड की तरह, तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो रहेगी। ठीक है, वायुमंडल के संपर्क में आने पर यह शीघ्र ही जम जाता है, क्योंकि यह धरती के अंदरूनी भाग से निकलता है, इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो जैसे ही यह निकास नलिका के माध्यम से, जो आपको बताया था कि इस निकास नलिका के माध्यम से बाहर निकलता है और वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से यह जल्दी ही जम जाता है। ज्वालामुखी को ऊंचे पर्वत का रूप यही अम्लिक लावा देता है, कि ज्वालामुखी को अब जैसे जैसे ये बाहर निकलता रहा है बेसिक लावा और ये एसिड लावा, और ये वायुमंडल के संपर्क में आता रहा और ये जमता रहा, तो यही ज्वालामुखी को एक पर्वत का जो रूप है देता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होने में एसिड लावा की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह गाढ़ा होता है और वायुमंडल के संपर्क में आने पर यह तुरंत जम जाता है, और जमता हुआ जो ज्वालामुखी होता है यह ऊपर उठता जाता है और एक ज्वालामुखी पर्वत का रूप है वो धारण कर लेता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा आता है इसमें यानी बेसिक लावा। इस लावा में, बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा 40% होती है, तो एसिड लावा के कंपैरिजन में यह लावा पतला होता है और यह स्पीडली है वो फ्लो करता है, इसकी जो स्पीड है वो तेज होती है। इस लावा में सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम अर्थात लगभग 40% होती है। पतला होने के कारण यह लावा दूर तक प्रवाहित होता है, परिणाम स्वरूप इसके प्रवाह से ऊंचे पर्वतों की बजाय पठारों का निर्माण होता है। अब इसमें सिलिका की जो क्वांटिटी है वो 40% होती है। ठीक है, तो ये स्पीडली फ्लो करता है, इसकी स्पीड है वो तेज होती है, तो इससे पर्वत बनने के बजाय इससे जो पठार हैं उनका निर्माण है वो होता है, जैसे दक्कन प्लेटू। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी पाई जाती है वो क्या है कि दरारी उद्भेदन से लावा बाहर निकलता रहा और धीरे धीरे जमकर, धीरे धीरे फैलकर वो जमता रहा, और उसमें सिलिका की क्वांटिटी है वो कम थी और वो काफी दूर तक फैल गया, इसलिए काली मिट्टी है वो दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है ठोस पदार्थ, यानी प्रचंड गति से ऊपर उठता हुआ मैग्मा अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर उनके टुकड़ों को ऊपर आसमान में बहुत ऊंचे तक फेंक देता है। ऊपर से गिरते हुए भूमि चट्टानों के ये टुकड़े बमों की तरह बरस रहे होते हैं, जिनको ब्लैक स्नोफॉल है वो कहा जाता है। यानी ये बहुत ऊपर तक उछल जाते हैं
और इनका व्यास एक मटर के दाने से लेकर और 200 टन तक के रोड़े के रूप में है वो ये देखे गए हैं। यानी ये एक मटर के दाने से लेकर 200 टन तक के रोड़े के रूप में गिरते हुए हैं देखे गए हैं। अब इसमें देखे गए हैं ब्लैक, ये ठोस विखंडित पदार्थों के छोटे टुकड़े या राख भी शामिल होती है जिन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। यानी इनमें छोटे विखंडित पदार्थों में इनमें राख भी शामिल होती है जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला आता है ज्वालामुखी राख यानी वोल्केनिक ऐश। ये महीन कणों वाला यानी बिल्कुल छोटे छोटे कणों वाला, बारीक बारीक कणों वाला असंगठित यानी बिखरा हुआ पदार्थ है वो होता है। उसके बाद आता है आपका लैपिली, ये सुपारी या अखरोट जैसे कठोर टुकड़े होते हैं, यानी एक सुपारी से और अखरोट जितना इनका साइज होता है, ये चट्टानों के बड़े कठोर टुकड़े हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद आता है स्कोरिया, ये मटर के आकार के एक तरफ से नुकीले पदार्थ होते हैं, यानी इनका आकार है वो मटर जैसा होता है और ये एक तरफ से नुकीले पदार्थ हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेसिया, ये छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड होते हैं। ब्रेसियम क्या होता है कि छोटे छोटे नुकीले यानी शार्प टाइप के पैने पैने शिलाखंड होते हैं जो लावा से चिपककर संगठित हो जाते हैं, और ये लावा के साथ चिपककर संगठित यानी ठोस है वो जुड़ जाते हैं और बड़ा जल्दी से ये इजीली उसमें सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ज्वालामुखी बम्ब, ये 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर यानी ज्वालामुखी बम में 6 या 7 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर व्यास वाले यानी कई मीटर व्यास वाले शिलाखंड हैं। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी से निकले 200 टन से भी भारी ज्वालामुखी बम देखे गए हैं, यानी स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी से 200 टन से भी बड़े बड़े ज्वालामुखी जो बम हैं वो देखे गए हैं कि यानी इनका ज्वालामुखी बम का जो व्यास है 6-7 सेंटीमीटर से लेकर 200 टन तक के टुकड़े भी ये हो सकते हैं। उस स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी से 200 टन के भी भारी ज्वालामुखी बम है वो देखे गए हैं। नेक्स्ट आता है झामक, ये ब्रेसिया के साथ वायु के मिश्रण से बने छिद्रमय रोड़े होते हैं, यानी ब्रेसिया के साथ ये मिल जाते हैं और वायु के मिश्रण से छिद्रमय, इनमें छिद्र होते हैं, होल होते हैं, ये रोड़े होते हैं जो स्पंज की भांति हल्के होते हैं और जल में नहीं डूबते। ये स्पंज यानी जैसे फोम की तरह बिल्कुल हल्के होते हैं और जल में गिरने पर ये डूबते नहीं है। लास्ट है इसमें टफ, ये राख के जुड़ जाने से बने टुकड़े होते हैं, यानी राख जब उनके साथ जुड़ जाती है तो राख के जुड़ जाने से ये बने हुए जो टुकड़े हैं वो होते हैं। तो इस तरीके जो लिक्विड पदार्थ जो सॉलिड पदार्थ बाहर निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है जो आपको ये अभी इनके बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार। कि ज्वालामुखी का उद्भेदन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जैसे केंद्रीय उद्भेदन यानी एक्सप्लोसिव ऑफ सेंट्रल इरप्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक निकास नली होती है और इसके एक ही केंद्र से यानी इस केंद्र से ज्वालामुखी विस्फोट है वो होता है। बहुत प्रचंड वेग से गड़गड़ाहट के साथ तेज गति से ज्वालामुखी विस्फोट है वो होता है। इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है कि एक ही केंद्र से लावा है वो बाहर निकलता है। अगर लावा में सिलिका का अंश ज्यादा है तो ये लावा है यही बाहर निकलता रहता है और जमता रहता है और ये धीरे धीरे जो पर्वत का निर्माण है वो होता रहता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा है वो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा पर्वत है वो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अब दूसरा होता है कि दरारी उद्भेदन या फिशर इरप्शन। इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है केंद्रीय उद्भेदन से ना होकर यानी इस केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी ना होकर वोल्केनिक इरप्शन एक सेंटर से ना होकर दरारों के माध्यम से, यानी इसमें ना तो गैस निकलती है और ना ही ज्यादा ज्वालामुखी बम या वो बाहर निकलते हैं, और दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी है वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और वो भूमि के ऊपर जमता रहता है और इससे पठारों का निर्माण है वो होता है दरारी उद्भेदन से। क्योंकि भारत का जो दक्कन का पठार है या जो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है वो वोल्केनिक
इरप्शन का एक एग्जाम्पल है, और वो भी वोल्केनिक इरप्शन का दरारी उद्भेदन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दरारों के माध्यम से लावा है वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और जमता रहता है। इस दरारी उद्भेदन में न तो भीषणता होती है और न ही गैसें और चट्टानी पदार्थ निकलते हैं। इससे अत्यंत तरल लावा बाहर आकर एक मोटी परत के रूप में भूमि को ढक लेता है। दक्षिणी भारत का लावा पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नैक नदी का प्रदेश दरारी उद्भेदन से बना हुआ है, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा भयंकर गड़गड़ाहट नहीं होती, ना ज्यादा चट्टानी टुकड़े हैं वो उछलकर ऊपर जाते हैं। सिर्फ क्रैकिंग की में से, कि जमीन के अंदर जो क्रैकिंग होती है उन क्रैकिंग में से लावा है वो बाहर निकलता रहता है और वो भूमि के एक बड़े टुकड़े को ढक लेता है। और भारत का दक्षिण का जो पठार है वो दरारी उद्भेदन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो प्रस्तुत करता है। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नैक नदी का जो प्रदेश है वो भी दरारी उद्भेदन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।